मैंने इससे बहुत सारे जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनके साथ बातचीत करके ये कंक्लूजन निकाला है। उन्होंने पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि पैनल में 3 तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बिठाए जाते हैं। एक होता है एमपीएससी का जो भी मेंबर रहता है वो, सेकेंड होता है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दौर पे जो भी काम करता होगा उसमें से एक पैनल होता है, और सेकेंड थिंग आपके यहाँ पे जुडिशरी से भी कोई एक पैनल रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर 2-3 पैनल्स होते हैं तो उसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक एमपीएससी पैनल रहता है उनमें से एक मेंबर, देन आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आपका जो भी नॉलेज है वो चेकआउट करेगा, एक जुडिशरी से यहाँ से एक पैनल में एक मेंबर रहता है। तो ये हो गया आपका पैनल मेंबर। तो मैंने और एक डिस्कशन किया था जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2017 बैच से रिलेट करते हैं। तो उनको मैंने पूछा था कि डॉक्यूमेंट्स के कितनी कॉपी हमारे पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये इंक्वायरी दी है कि ये इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन दी है कि मैम वहाँ पे जो लोग बैठते हैं हमारे पास मतलब मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हो कॉपीज़, बट एक आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, मतलब सारी ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स उनकी सारी कॉपीज़ एक फाइल में होनी चाहिए। और आपके पास सेल्फ अटेस्टेड जो आपको जेरोक्स कॉपी बोलते हैं, जो आपका कॉपीज़ होती है उन ओरिजिनल कॉपीज़ से निकालने वाली, वो आपके पास 3 टाइप के सेट होना बहुत, मतलब 3 सेट होना बहुत ज़रूरी है। एक हो गया आपका ओरिजिनल वन, और सेकेंड आपके जो लेफ्ट है आपके पास 3, तो ऐसे टोटल मिला के आपके पास 4 सेट होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे दोस्तों, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। बट अगर आप कैटेगरी में हो तो आपके पास कास्ट वैलिडिटी और कास्ट होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर आपको दिया जाएगा कास्ट का जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट है वो। और दूसरी बात है आपको हमारे पास 5 साल का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ लोगों की क्वेरीज है कि मैम सपोज़ खुद का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ मेरा 16 का पास आउट है और मैंने सपोज़ एलएलएम किया है, तो मेरा एलएलएम 2 साल का, मतलब 16, 17, 18, 19 तक मतलब एलएलएम कंप्लीट होता है। देन 20, 21 एंड 22 ऐसे करके 5 साल होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने आज ही एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कॉल लगा के पूछा, तो उन्होंने बोला था कि मेरा 2013 का उनका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट था। देन उन्होंने 13, 14, 16 तक उन्होंने 16 तक एलएलएम किया था और 17 में वैकेंसीज आई थी। तो अगर उनका एलएलएम हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि 17 में जो वैकेंसी थी उनमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। 13 का उनका एलएलबी पास आउट था। आफ्टर दैट ही टुक एडमिशन फॉर द एलएलएम एंड later on he select for the assistant public prosecutor. Now he is working as an assistant public prosecutor. तो अगर उनका साल 2013 था पासिंग का, जो सर्टिफिकेट बार काउंसिल की तरफ से मिला था, 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, तो उनका 5 साल कंप्लीट हो जाता है। अगर उनका हम लोग एलएलएम पकड़ते तो उनका 5 साल नहीं होता। तो यहाँ पे एक गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपका एलएलएम है फिर भी आपको 5 साल मतलब अगर हो जाते हैं तो यू आर द एलिजिबल। मतलब अगर 16 का पास आउट है आपका और 16 का पास आउट है आपको, बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, तो आपके आराम के साथ 5 साल मतलब उसमें काउंटिंग हो जाते हैं। ये मैंने आज ही किसी से कॉल करके पूछा था, इसीलिए डोंट वरी कि 5 साल आपका नॉट फॉर द एक्चुअल प्रैक्टिस तो आपके पास होनी ही चाहिए, बट जहाँ से आपने प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट निकाला है वो मैटर नहीं करता। बट आपने जहाँ से इनरोलमेंट लाइसेंस के लिए बार काउंसिल में जहाँ से रजिस्टर किया है वो डेट फ्रॉम दैट डेट टू टिल नाउ आपके 5 साल कंप्लीट होने, टिल नाउ मतलब जहाँ तक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ तक आपके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया मुझे आज ही पता चला, उन्होंने मुझे डिस्कस किया था। तो वो बोले अगर ऐसी बात है तो मेरा तो सिलेक्शन होता ही नहीं फिर, क्योंकि मेरा तो 13 का पास आउट था और 17 में तो सिलेक्शन हो गया और फिर भी एलएलएम भी किया था। तो इसीलिए डोंट वरी, हम लोग चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है,
हम लोग उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलएलएम वालों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप किसी के भी कोई भी बात से लेके वरीड ना होइए। आप अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन करिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका एआईबी का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कास्ट वैलिडिटी हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सारे ओरिजिनल। और सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है मेरी तरफ से कि आप एक बार नोटिफिकेशन फिर से पढ़ लीजिएगा, क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स है, क्या और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये तो रिजल्ट जिस दिन लगा था उसी दिन एक नोटिफिकेशन आया था कि आप हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए सारे। एक बार आप फिर से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और आप किसी के भी ऊपर भरोसा, ना यूट्यूब चैनल वालों के ऊपर, ना मेरे ऊपर, ना किसी के भी ऊपर भरोसा मत करो। एमपीएससी के साइट पे जाओ और सब वहाँ पे जो भी दिया है वो चेकआउट करो। और दूसरी बात है कि आपके पास जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है या नहीं। आप कौन से लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा, ये एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैंने उन्हीं लोगों से, जैसे कि जिनका इंटरव्यू 2017 में हुआ, उन्हीं लोगों से मैंने कांटेक्ट करके कोशिश की है कि कौन से लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन आंसर करना, मतलब देना चाहिए वाइल इन इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझे कहा आपको तीनों लैंग्वेज अलाउड होती है, बट आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एमपीएससी का पैनल बैठा है, उनको इंग्लिश में बात करनी है आपके साथ, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। अगर उनको आपको मराठी में बात करनी चाहिए तो आपको ऑब्वियसली वी आर बॉर्न एंड बॉटम इन महाराष्ट्र, तो आपको थोड़ी बहुत तो मराठी आनी चाहिए। और लेटर ऑन हिंदी, अगर आप बाय बर्थ ही हिंदी बात करते तो उनको पूछ लीजिएगा कि सर परमिशन, बट जो भी चीज़ है आप वहाँ पे पैनल के ऊपर डिसाइडेड होता है, ये पैनल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में आपके साथ बात करना चाहते हैं। अगर आपके मराठी तो बहुत, मतलब 90% मराठी ही चलती है, इससे मैंने सुना है। बट आप अगर आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बट आप उन्हें एक बार परमिशन लेके जो भी आपको बात करनी है। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने इंग्लिश में, उन्होंने इंग्लिश में पूछा और आपने मराठी में जवाब दिया, तो बिफोर यू आर गिविंग आंसर आप एक बार पूछ लीजिएगा सर कि मैं ये क्वेश्चन, मुझे इंग्लिश तो आती है सर, बट ये क्वेश्चन मैं अच्छी तरह से मराठी में दे सकता हूँ, तो क्या मैं दे सकता हूँ इसे परमिशन सर, कैन आई, if you permit then I wanted to give that answer in मराठी लैंग्वेज बिकॉज आई एम गुड इन मराठी। तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट कोई भी चीज़ हो, आपको जो भी पूछना हो, बोलना हो, कुछ भी करना हो, तो एक बार प्लीज़ परमिशन लेके करिएगा। वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने उन्हीं सर से पूछ के आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी बात है डॉक्यूमेंट्स, ऑलरेडी आप एक बार, आपने एमपीएससी की साइट पे आप एक बार आपका फॉर्म फिलअप जब किया था, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि लैंग्वेज का हो गया, जैसे कि 10th 12th हो गए, प्रैक्टिस हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड किए हैं तो उनकी सारी कॉपीज़, हार्ड कॉपी, सारी ओरिजिनल वन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे लोग कुछ भी बोले या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड करते होंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है कि आपने जो फिलअप किया है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप कौन से साल में पास आउट थे, आपने एलएलएम में क्या किया है, आप प्रैक्टिस में कौन से, तो आपने जो भी लिखा होगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास उसी वक्त इंटरव्यू के दौरान अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको वहाँ पे एक, हम लोग बॉन्ड पेपर बोलते हैं या वहाँ पे हम लोग हमी पत्र उससे बोलते हैं, वो आप लिख के दे सकते हैं कि लेटर ऑन आई एम गोइंग टू सबमिट। तो ये वो परमिशन दिया जाता है, ऐसे मैंने सुना है, तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर लेना। और कोई लोग बोलते हैं कि 100 का स्टैम्प पेपर आप कोरा लेके जाइए और फिर वहाँ पे आप वो जो भी हमी पत्र रहता है वो वहाँ पे भर सकते हैं। ये मुझे ऑथेंटिक लगा नहीं लगा, ये मैं नहीं बोल सकती, बट आई थिंक ये ज़रूरी है या नहीं है मुझे नहीं पता। बट आप हमी पत्र तो लिख के दे सकते हैं कि मेरे पास है बट मैं भूल आया, या मेरे पास है बट मैं अवेलेबल करके दूंगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड की जाती है।
जो भी मैंने वीडियो बनाया है ये सारा मैंने डिस्कशन विद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ ही डिस्कस करके ये वीडियो बनाया है। और उनका इंटरव्यू 2007 में वो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं और अभी वो पूना में जॉब करते हैं एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा कहीं से भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में या कोई भी, तो किसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आप एक बार अप्रोच करना और उनसे पूछ लेना। और दूसरी बात है कि वेबसाइट पे से आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया था वो एक बार डाउनलोड कर लेना है। एंड देन आपको दूसरी बात है कि आपने फॉर्म फिलअप करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।